जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 8, 9 और 10 अक्टूबर का एक साथ वीडियो लेकर के आ गया हूं। देखिए, आप लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बीच में मैं वीडियो नहीं ला पाता। ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। फिर भी आप लोगों को इतना भरोसा रखेंगे कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपको वो ज़रूर मिलेंगे, वो छूटेगा नहीं। मैं बिल्कुल उस चीज़ का लगातार प्रयास करते रहता हूँ कि आपको उस चीज़ छूटे नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको जितना भी करंट अफेयर्स में वो टॉपिक आपको नहीं छूटेगा, मैं इतना ज़रूर कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग मैप देखने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप भी हम लोग दो दो मैप इसमें देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप। और इसमें जो टॉपिक्स हैं, देखिए, हल्दी बोर्ड, दिव्य कला मेला, हरित सूखा, बसोहली पश्मीना, विश्व कपास दिवस, हीराकुंड वेटलैंड, इंटरनेट शटडाउन। ये इंटरनेट शटडाउन एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अलग कॉन्सेप्ट है, मेंस के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। ठीक है, तीनों में से किसी में, बल्कि यहाँ तक कि ये इंपॉर्टेंट इतना, मतलब इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि ये ऐसे तक का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और इस ये जो एडिटोरियल है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। बाकी सभी चीज़ें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी लोग केलवास एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अभी तो हम लोग देखेंगे एक इकोनॉमी की अलग से क्लास चल रही है, फिर आपको टेस्ट वगैरह से संबंधित भी क्लास मिल जाएगी, फिर हमारा करंट अफेयर्स भी है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इसमें वीडियो मिल जाते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टडी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैप प्रैक्टिस के साथ। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले एक देखे होंगे, वीडियो अपलोड होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार ज़रूर जा करके देखिएगा कि हम लोग जितना भी वर्ल्ड लेवल पे मैप या न्यूज़ पढ़ते हैं ना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें टॉपिक है कि हम लोग, ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, हम लोग आखिर पढ़ने में हमारे पास कहाँ पे कमी आती है। केवल एक पॉइंट पे पूरा बात है कि हम लोग जितने वर्ल्ड लेवल पे जो न्यूज़ वगैरह आता है, कम से कम हम लोग अगर उसको समझ लें कि आखिर उसको हम लोग को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो हम लोग अपना काफ़ी एक बर्डन हल्का कर सकते हैं। और जितना एनर्जी हम लोग वहाँ लगाते हैं, उसको हम लोग दूसरे जगह लगा सकते हैं, दूसरे स्टडी में लगा सकते हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा आप लोग और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अलग तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एकदम कंफर्म एक समझ में आएगा कि रियल में हम लोग को टॉपिक को देख करके कैसे समझना चाहिए कि वो हमारे लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अभी मैप अपना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान का हेरात प्रांत। ठीक है, ये जो हेरात प्रांत है ना, ये हमारे लिए क्या क्या पॉइंट इसमें अब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो हेरात जो है हेरात, ये वाला जो क्षेत्र है हेरात प्रांत का, तो ये जो क्षेत्र है ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भूकंप की स्थिति यहाँ पे देखी गई। ठीक है, लगभग यहाँ पे 6.3 तीव्रता के साथ यहाँ पे भूकंप आया था। ये वाला पूरा क्षेत्र है हेरात प्रांत। ये हेरात प्रांत कहाँ पे है, पहला पॉइंट तो ये कि हेरात प्रांत जो है वो न्यूज में क्यों है, ये पहला चीज हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले एक और देश मोरक्को। ठीक है, मोरक्को मैं आपको मैप में अच्छे से समझाया था। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग एक कॉपी बनाइए। ठीक है, जो केवल और केवल इसमें मैप रहेगा, पूरे पेज में मैप रहेगा, केवल और केवल मैप। जितने भी आप लोग मैप पढ़ रहे हैं ना, सबको एक ही पूरा उस कॉपी में आप लोग मैप बनाइए
और इसको अपने हाथों से बनाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को और इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें और अच्छे से याद रख पाएंगे। और लगभग आधा से 1 घंटे में ना हर दिन आप लोग उसका पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो उस तरीके से आप लोग पूरा मैप आप लोग बना लीजिए। मैं डेली आप लोगों को जब भी करंट अफेयर्स देखेंगे तो पहले मैप से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा वो पिछला वाला जो वीडियो है, अगर उसको देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग रियल में असफल हो रहे हैं ना, तो हमारा प्लानिंग कहीं ना कहीं सही नहीं है। उस चीज़ को भी मैं वहाँ बताया हूँ। 2022 में लगभग 7 प्रश्न आए थे मैप से, शायद 8 प्रश्न, ठीक है। 23 में 7 प्रश्न आए हुए थे मैप से केवल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, जो चर्चे में है बस उसको आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लो और केवल मैप को बार बार रिवाइज करते रहो, आप सॉल्व कर लोगे। तो वो सही तरीके का प्लानिंग आप अगर करके चलेंगे तो आप बिल्कुल बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हेरात प्रांत। हेरात प्रांत कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है ये। अफगान मतलब ये हेरात प्रांत न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था, यानी कि भूकंप आया हुआ था। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान वर्ल्ड लेवल पे कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तीसरे नंबर पे। मतलब पहला हेरात प्रांत न्यूज में क्यों, तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो देश आखिर कितने देशों के साथ, अलग देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये 3 चीजों पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। क्या क्या चीज, फिर से एक बार देख लीजिए। पहला, वो क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। दूसरा, वो क्षेत्र जो है वो चर्चा में क्यों है, कि क्या कारण क्या है उसका। तीसरा, देश से संबंधित, तो किस देश के अंतर्गत है। क्योंकि आप लोग जब देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इधर दे देगा देश, इधर दे देगा चर्चित क्षेत्र। तो देश और चर्चित क्षेत्र, यानी कि इसमें 3 चीजें समझ में आई। एक तो देश का नाम, और यहाँ पे जो स्थान रहेगा वो स्थान आखिर चर्चा में क्यों था। तो ये 3 चीजें बस आप लोग वर्ल्ड लेवल पे याद रखिए। आपका प्रश्न आप बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इससे संबंधित प्रश्न है तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपका पढ़ने का तरीका वैसा होना चाहिए, ठीक है। जहां पे समय देना है वहां समय दीजिए। मैप, अगर यहाँ मैप से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें, तो मैप को ही बार बार देखिए आप। तो ये अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे भूकंप आया हुआ है, इसकी राजधानी क्या है? काबुल। ये भी याद रख लेंगे। अब जो ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान जो देश है, इसकी बाउंड्री जो है कितने अलग देशों के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो आप ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का, तो आपको पाकिस्तान दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर पूर्वी क्षेत्र आप देखते हैं तो आपको ये दिखेगा चाइना। चाइना भी हल्का सा यहाँ पे बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान का। उसके बाद से उत्तरी क्षेत्र में, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखिए, थोड़ा बहुत लोकेशन जो मतलब डायरेक्शन है उसमें हो सकता है चेंजेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्शन हमारे को यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। हम अपने सुविधा के लिए ये अच्छा याद रहे इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे को थोड़ा ज्यादा याद रहने का दिमाग में ज्यादा बैठता है, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान का उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान देखने को मिलेगा। ये वाला पूरा बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद से आप उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं तो उज्बेकिस्तान देखने को मिलता है। फिर आपको अगर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखते हैं तो आपको ये वाला जो है तुर्कमेनिस्तान, आपको ये बाउंड्री अफगानिस्तान जो है उसके साथ शेयर करता है। उसके बाद से देखेंगे कि इसके पश्चिमी क्षेत्र में ईरान, तो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इतने सारे देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। 3 चीजें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, जो इसका तेहरान जो तेहरान प्रांत है इसका, उसको ध्यान में रखना है, चर्चे में क्यों था, और ये देश के साथ बाउंड्रीज, ठीक है। ये सॉरी तेहरान बोल लिया क्या मैं, हेरात प्रांत है, ठीक है। हेरात प्रांत याद रखेंगे, हेरात प्रांत न्यूज में है, सॉरी, ठीक है। उसको देखिए करेक्शन कर लेंगे। हेरात प्रांत है ना, तेहरान में गलती से बोल दिया था, हेरात प्रांत। चलिए अब आगे अगला मैप हम लोग देख लेते हैं। अगला मैप है इजराइल के साथ, ठीक है। इजराइल का जो मैप अभी आप लोग लगातार न्यूज में देख रहे होंगे, इजराइल से संबंधित न्यूज। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमास नाम का एक संगठन है, आतंकी संगठन, ये क्या करता है, इजराइल पे हमला करता है। अब इजराइल जो है लगातार जो है इसको जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ये भी इजराइल भी। अब दोनों के साथ लगातार ये मैटर चल रहा है।
हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो अभी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे फीलिंग्स भी किसी काम के नहीं है, लगभग जितने होते हैं वो तो होगा ही, लेकिन देखिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग हकीकत में कुछ कर सकें आगे चल करके, है ना। तो अभी हम लोग अगर अपना स्टडी अगर हम लोग करना है, तो हम लोग अगर अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपना जो लक्ष्य है उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक अगर उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को जितना हो सकता है स्ट्रेट एकदम, ठीक है, जो चीजें जरूरी है बस वही करना है, कम से कम इतना करें, हम लोग प्रयास करें ऐसा करने का, तब हम लोग ज्यादातर हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये न्यूज में चीजें हैं, हम लोग को क्या पढ़ना है, तो देखिए ये हमारे लिए मेंस के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के भी अंतर्गत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैप, इसका मैप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका मैप को देखने वाले हैं, है ना? अब मैप के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कई बार न्यूज में आते रहता है, हमेशा हर साल 2 साल में आपको ये 3 चीजें देखिए। एक तो गोलान हाइट्स, पहले भी मैं बताया हूँ, गोलान हाइट्स हो गया, गाजा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, लगातार कुछ ना कुछ विवाद के कारण से न्यूज में आते रहता है। अब इसलिए भी न्यूज में आता है क्योंकि ये वाला जो एरिया है, आप कभी गोलान हाइट्स को देखेंगे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल के साथ लगातार ये विवादित क्षेत्र जो है वो दिखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि ये वेस्ट बैंक के अंतर्गत फिलिस्तीन का जो एरिया है, जो हमास है ना, ये हमास भी इसी क्षेत्र के आतंकी हैं, फिलिस्तीन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये लोग हमला कर रहे हैं, तो कई बार इस विवाद के कारण से भी आपको न्यूज में दिखेगा, गाजा पट्टी के कारण से न्यूज में दिखेगा, क्योंकि फिलिस्तीन जो है इस क्षेत्र में अब बचे हुए हैं और इस क्षेत्र में बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें लगातार संघर्ष होता रहता है, तो इसलिए भी न्यूज में रहता है। न्यूज में क्या है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चीजें याद रखना है, बस उतना ही याद रखना है, बिल्कुल आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला देखिए क्या याद रखेंगे कि हमास जो है, ये हमास क्या है, ठीक है। तो हमास क्या है, एक आतंकी संगठन है, ठीक है, एक आतंकी संगठन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि जो हमास है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आप देखेंगे कि फिलिस्तीन से संबंधित है, और फिलिस्तीन के अंतर्गत भी आप इतना और थोड़ा सा याद रख सकते हैं, वेस्ट बैंक। तीसरा चीज ये किससे आखिर जो है किसके साथ, मतलब एक जो है घटना ये सब हो रहा है, नॉर्मली इतना मतलब घटना के लिए बस इसराइल के साथ इनका जो है पूरा मैटर आपको न्यूज में दिख रहा है, ठीक है। और लगभग इसराइल के अंतर्गत पूरा बाउंड्री को भी कवर कर रहा है ना। अब हम लोग इतना मैटर बस याद रखेंगे। तीसरे चीज में हम लोग को क्या याद रखना है कि ये जो इसराइल का क्षेत्र है, इसराइल का क्षेत्र कितने बाउंड्रीज के साथ टच करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद से ये गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी, ये जो है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किन किन देशों के साथ उनका बाउंड्री शेयर होता है, टच होता है। बस इतने ही पॉइंट हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैप, दूसरे नंबर पे वो चर्चा में क्यों है वो क्षेत्र, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग को ये भी याद रखना है कि ये जो हमास है, ये हमास आखिर न्यूज में था तो ये किस लिए है, किससे संबंधित है, ऐसे करके अगर पूछ लेता है तो हमास एक आतंकी संगठन है, ठीक है। बस अब हम लोग देखते हैं इसराइल जो है, इसराइल आखिर कितने देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे पहले चीज ये देखते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो लेबनान देखते हैं, फिर सीरिया के साथ टच करता है, फिर जॉर्डन, फिर उसके बाद से इजिप्ट के साथ, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ टच करता है बॉर्डर इसराइल का। अब ये गाजा देखेंगे तो गाजा वाला एरिया आप देखते हैं तो ये इसराइल के पश्चिमी क्षेत्र में है, और ये जो गाजा है ये जो मेडिटेरियन सी है उसके जस्ट किनारे वाले क्षेत्र पे है, मतलब उससे पूरा जुड़ा हुआ, उसके साथ बॉर्डर टच होता है गाजा का, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इजिप्ट के साथ भी टच होता है। वेस्ट बैंक को आप देखते हैं तो वेस्ट बैंक अगर आप देखते हैं तो इसराइल का जो राजधानी है जेरूसलम, तो जेरूसलम के पूर्वी क्षेत्र में कह सकते हैं, ठीक है, या फिर उत्तर क्षेत्र में भी लगभग पूरा फैला हुआ है ना। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसराइल के पूर्वी जो बॉर्डर है उससे संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो वेस्ट बैंक है ये जॉर्डन का भी बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ भी, ठीक है। गोलान हाइट्स कितने देशों के साथ संबंधित है, प्रश्न यहां से भी बनने की संभावना रहती है।
तो गोलान हाइट्स जो है, आपको एक प्रश्न भी यहाँ से बना हुआ दिखेगा, शायद मेरे को याद आ रहा है, लेकिन मैं पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। गोलान हाइट्स आखिर कितने देशों से संबंधित है, या कितने देशों के साथ विवादित है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें ये जॉर्डन आता है, फिर सीरिया आता है, और लेबनान आता है, फिर इजराइल आता है। ठीक है, तो इतने सारे देश इसमें हैं। आप खुद अपने हाथों से मैप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप एक्सपर्ट हैं जितना आप बना सकते हैं उतनी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का मुख्य काम है कि आप लोग मैप को याद रखें। ठीक है, तो मैप को याद रखने का ज्यादातर प्रयास करना है। जैसे कि आप इस तरीके से मैप नॉर्मली बना लेना, जेरूसलेम इजराइल, ठीक है, वेस्ट बैंक, फिर यहाँ पे आप गोलान हाइट्स करके, ठीक है, जितने इसके साथ बॉर्डर टच करता है, फिर यहाँ पे गाजा पट्टी, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से सारी चीजों को एक कॉपी में एक साथ बना लीजिए और लगातार उसको बार बार देखते रहिए। ठीक है, अगर ऐसा कभी मतलब न्यूज में अब ऐसी घटना है जिसके साथ एक आतंकी संगठन है, कुछ एक अलग सा नाम है, तो उसको बगल में लिख लीजिएगा कि हमास। हमास क्या है? तो आतंकी संगठन है। ठीक है, अभी चर्चे में क्यों है? क्योंकि आतंकी संगठन जो है वो इसराइल पे हमला किए, फिर जो इसराइल भी है वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, इतना छोटा सा चीज बस। फिर वो तो हमेशा एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो ये घटनाएं याद रहेंगी। मैप आपको बार बार देखना है, और ऐसा एक बार अच्छा सा नोट्स बना लिए। लगातार मैं आपको जितने भी मैप बताता हूँ, लगभग आपको जितना मैप बना है लगभग आधा से 1 घंटा लगता है मैप को फटाफट। कई बार ऐसा होगा कि इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे आप कि लगभग 10 से 15 मिनट में भी आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप थोड़ा सा बेहतर तैयारी कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए ये बड़े लेवल पे भी दिख रहा है, लगभग सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसमें हम लोग को और कुछ समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, यही सब घटना, ये देखिए बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। ठीक है, इसमें अलग से मतलब कहीं ना कहीं जो है धार्मिक घटनाएं भी हैं इसमें। ठीक है, पहले ये पूरा फिलिस्तीन ग्रीन दिख रहा है, फिलिस्तीनी वाले एरिया हुआ करता था ये, लेकिन फिर आगे चल करके धीरे धीरे इसराइल का प्रभाव बढ़ा, और इसराइल का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि फिलिस्तीन जो है वो सिकुड़ते चले गए। लास्ट में 2020 की स्थितियां दिख रही है कि लगभग बहुत सीमित हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं जो फिलिस्तीन है, इसराइल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी है, बस उतना ही याद रखना है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं होना है, किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मली जितना कहानी है उतना सुने हुए, कहीं कुछ जरूरत पड़े तो हम लोग ज्ञान की बातें कर सकते हैं। कई लोग बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, जब अब मतलब दोस्त यार भी ऐसे रहते हैं कई लोग की बातें चलती रहती हैं, डिस्कशन चलता है न्यूज के बारे में, है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे ज्ञान में कमी हो गई है, तो उस कमी को ये कहानी दूर कर देगा, उतना आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं, लेकिन रियल में हमारे को तैयारी क्या करना है? मैप से संबंधित जो चीजें मैं आपको पहले बता दिया हूँ, बस उतना ही, टू द पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक हमारा हल्दी बोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो हल्दी बोर्ड है इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो ये है कि ये हमारे कृषि से संबंधित चीज है। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा चीज, ये अभी एक नया बोर्ड बनाया गया, ये पुराना बोर्ड नहीं है, एकदम नया बोर्ड बनाया गया है, ये न्यू है। ये 4 अक्टूबर को बनाया गया है, 4 अक्टूबर 2023 को ये बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, कृषि से संबंधित है, और ये कृषि के अंतर्गत एक नया बोर्ड बनाया गया है, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कृषि से संबंधित कोई भी चीजें हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके संबंधित अगर बोर्ड बनाया गया तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ये समझना है कि आखिर इस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है हल्दी, दूसरा है इसमें बोर्ड। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का पहले प्रश्न देखे होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो आपको उसमें उसके अंतर्गत दिखेगा। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ ना, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग ना के बराबर है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे 2 वर्ड जुड़ा हुआ है, हल्दी और बोर्ड। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो ऐसे जब क्वेश्चंस रहते हैं तो प्रश्न कैसे बनता है? टॉपिक वाइज, इस तरीके से 4 पॉइंट अलग अलग से दे देगा, फिर 1-2 सही है कि 3-4 सही है कि 5-6 सही है, ऐसा करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हल्दी है, सबसे पहले तो हल्दी हमारे लिए एक तरीके से आप देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है हल्दी का। ठीक है, एक उत्पाद है हमारे लिए,
ठीक है, तो इससे संबंधित हो गया, ये कृषि से संबंधित जुड़ गया। तो इससे संबंधित इसका आखिर उपजाते कैसे हैं, ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, हल्दी उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, हल्दी उत्पादन में मार्केट कैसा है, मार्केटिंग किस हिसाब से होता है, मतलब उसके रेटिंग्स वगैरह सारी चीज, ये सब चीजें मेन है, ठीक है। और हल्दी के बेसिक चीजों से, वही जो मैं आपको बताया उत्पादन वगैरह से संबंधित, तो कुछ पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनने के लिए मिल जाता है। अब अगर ये जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड से संबंधित कुछ संरचनाएं पूछ ली जाती हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि ये कब बना, इस टाइप से कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ज्यादातर तो यही सब चीजें रहती हैं कि बोर्ड में सचिव कौन है, क्या है, ये सब चीजें, अध्यक्षता, या फिर नया बोर्ड हाल ही में बनाया गया करके ही पूछ देगा। तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको कैसे पता चला कि हाल में कोई बोर्ड बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है ना। तो बस इस तरीके से दो यहाँ से अलग अलग डिवाइडेड प्रश्न बनेंगे, लेकिन दोनों एक साथ बनते हैं। जैसे एक पॉइंट में हल्दी के बारे में, दूसरे पॉइंट के बारे में बोर्ड के बारे में कुछ फैक्ट, तो दो ही पॉइंट, एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। 3 पॉइंट जोड़ दिया, कुछ और मार्केटिंग कोई फैक्ट, जैसे हल्दी के उत्पादन के क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है, उससे संबंधित कुछ बातें लिख दिया कि तीसरे नंबर पे आता है कि चौथे नंबर पे आता है? ऐसे भी पूछ सकता है। और ऐसे प्रश्न आपको अब देखने को मिल रहा है, मैं इसलिए ये सब चीजों पे अभी विचार करने लगा हूँ। हल्दी के क्षेत्र में लोग फर्स्ट नंबर पे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हल्दी के बारे में देखते हैं। तो ये जो हल्दी बोर्ड जो बनाया गया, अभी नया नया बोर्ड है, तो इसके कारण से थोड़ा डेट वगैरह याद रख लेंगे। 4 अक्टूबर को 2023, ठीक है। पहला चीज ये हो गया, आधिकारिक तौर पे ये अभी इसकी स्थापना मतलब की गई 4 अक्टूबर को। आखिर इसका मुख्य, इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें हैं, आखिर इसकी उपयोगिता क्या होगी, कार्य क्या होगा, तो ये जागरूकता बढ़ाने के कार्य करेगा, जैसे हल्दी के बारे में, ठीक है। खपत बढ़ाने के लिए, निर्यात से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकास करने के लिए, ये सारी चीजें। उसके अलावा अनुसंधान विकास, सारी चीजें इसमें करेगा ये, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये होगा केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाला कि ये किसके अंतर्गत रहेगा, तो ये केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत। अब ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की संरचना कैसी रहेगी, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे। और एक चीज और देखिए, ये जैसे कई चीजें, कई ऐसे बोर्ड होते हैं ना, एकदम क्लियर कट रहता है कि इसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, 4 सदस्य रहेंगे, एक सचिव रहते हैं, एक ये रहते हैं, वो रहते हैं करके एकदम स्पष्ट रहता है। लेकिन अभी इस बोर्ड में स्पष्ट नहीं, ठीक है। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे और किस चीजों को थोड़ा लॉजिक तरीके से ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं इसको पहले पढ़ के बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं चेक कर रहा था, कई बार ऐसा होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत दुख होता है कि पूरा लास्ट तक हो गया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अध्यक्ष का नियुक्ति होगा, तो सबसे पहला एक ये होगा। लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष तो एक बता दिया गया है, बाकी सभी चीजें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। जैसे कि देखिए आयुष मंत्रालय, ठीक है, फिर फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग, 3 राज्यों के वरिष्ठ, फिर राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो इतने सारे सदस्य भी इसमें होंगे, लेकिन हम लोग को इससे बहुत ज्यादा क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप अगर देखते हैं कि अगर अभी चुनाव से संबंधित कोई अगर गठन, कोई ऐसी चीजें बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो चुनाव का प्रकृति क्या है, चुनाव का प्रकृति ये है कि ये पूरी तरीके से सिक्योर रहे। इसमें जितने भी लोग अगर शामिल हो बोर्ड के अंतर्गत, वो सभी पूरा सिक्योरिटी रहे उनको, वो लोग अच्छे से अपना निर्णय ले सकें, जो भी निष्कर्ष निकालना वो निष्कर्ष निकाल सकें। तो इसमें हर एक चीजों को परफेक्टली किया जाएगा। ज्यादातर इसमें लोकल लोग ये सब चीजें नहीं आएंगे, है ना। अगर उसी तरीके से कोई सुरक्षा से संबंधित
अगर कोई बोर्ड बनाया जाए तो पूरा सिक्योरिटी के साथ उस बोर्ड को बनाया जाएगा, सुरक्षा से संबंधित लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। कोई महिला से संबंधित कोई बोर्ड बनाया जाए, महिला विकास से संबंधित, तो महिलाओं से संबंधित चीजें आपको दिखेंगी। आपको अगर यहाँ पे बोला जाए जनजाति से संबंधित, पिछड़े से संबंधित, मतलब एक तरीके से हम लोग कहें जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, मतलब जनजाति समूह, पिछड़ा वर्ग वो वाला पिछड़ा वर्ग है ना, ओबीसी वाला नहीं। उनके विकास के लिए अगर कोई कार्य करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, कुछ योजना लाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनका जो बोर्ड बनाना है, उस बोर्ड में लोग कैसे होंगे, उस चीज के विशेषज्ञ, जानकार, ठीक है, प्लस इससे संबंधित मंत्रालय, इस तरीके की चीजें होंगी। अब हम लोग इस बात पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉजिक ये लगाना है कि अगर ये चीज कृषि से संबंधित है और एक नया बोर्ड बनाया जा रहा है, तो कृषि से संबंधित आप देखेंगे ज्यादातर संगठनों में कृषकों को साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लॉजिक से याद रखें कि इसमें कृषक रहेंगे, ठीक है। देखिए कई बार ऐसे प्रश्न जो आता है ना, प्रश्न के हिसाब से कई बार इसमें ये होंगे वो होंगे करके भी प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद से हल्दी है। हल्दी की प्रकृति क्या है, तो हल्दी की प्रकृति तो एक कृषि उत्पाद तो ही है, साथ ही साथ ये एक आयुर्वेदिक वो भी है ना, मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ये काम करता है दवा के रूप में। तो कहीं ना कहीं आयुष मंत्रालय जो है, फार्मास्यूटिकल्स, ये लोग क्षेत्र इसके अंतर्गत भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं कृषि उत्पाद भी है, तो हम लोग देखते हैं कि कृषि से संबंधित सरकार जो है लगातार कुछ ना कुछ उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म वगैरह बना रही है, उसको सेलिंग के लिए, उसके विकास के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कृषि से संबंधित और भी कुछ विशेषज्ञ या फिर कोई और संगठन अनुसंधान है तो वो भी जुड़ेंगे, है ना। तो अब ये सब चीजें जुड़ रहे हैं, तो कम से कम इतना लॉजिक के रूप में हम लोग इतना बातें लॉजिक तरीके से याद रख सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा हेल्प हो जाएगा। कंफ्यूजन भरा इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक की बात बताया कि ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सॉल्व, अगर ऐसा प्रश्न आए तो कहीं ना कहीं सॉल्व करने के थोड़ा तो करीब पहुंच जाएंगे ना, है ना। जहाँ 50% था वहां कम से कम आपको 80-90% का चांस तो पहुंचेगा, इसलिए ऐसे मैं सोचने के लिए बोला। फैक्ट के रूप में इसमें एक याद रख लेंगे कि एक अध्यक्ष होंगे, और दूसरा कि इसमें एक बोर्ड के अंतर्गत इस बोर्ड के एक सचिव भी होंगे। ये जो सचिव होंगे ना, ये वाणिज्यिक विभाग के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये दो फैक्ट एकदम कंफर्म याद रखेंगे, बाकी बीच का थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे तो लगभग हम लोग 100% सॉल्व सही सॉल्व कर ही लेते हैं। आप देखे होंगे ना, कई ऐसे प्रीलिम्स में प्रश्न आते हैं कि एक पता है, 2-3 नहीं पता है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक लगा करके कई बार निकाल भी लेते हैं, कई बार गलत भी हो जाता है, लेकिन कम से कम कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि सही हो जाए, है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हल्दी है, हल्दी के बारे में, हल्दी के संबंधित उत्पादन की स्थितियां क्या है भारत में, मार्केटिंग से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, उपभोक्ता निर्यात से संबंधित, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट है, जहां से प्रश्न आपको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बनता है। जैसे कि भारत में विश्व का जो है, हम लोग हल्दी का उत्पादन में उत्पादक हैं, हम लोग सबसे बड़े, भारत देश जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, निर्यातक भी है। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दूसरे पॉइंट में अभी अगर हम लोग एक डाटा के हिसाब से बात करें तो लगभग 2022-23 में 11.61 लाख टन जो है यहाँ पे हम लोगों ने उत्पादन किया, और ये अगर हम लोग परसेंट में देखें तो वैश्विक हल्दी उत्पादन का लगभग 70% से अधिक, 75% से अधिक उत्पादन हुआ, ठीक है। और भारत से हल्दी का निर्यात लगभग हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आगे चल करके लगभग 2030 तक $1 बिलियन तक होने की संभावना है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में भी उगाई जाती हैं, और ये देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं। ये सब फैक्ट जो है याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग, अब ये तो समझ गए स्थितियां क्या थी, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक चीजों को चलते हैं। मतलब हम लोग इसके अंतर्गत अब हमारे हमारे भारत के अंतर्गत जो राज्य हैं उनकी स्थितियां क्या हैं,
तो इसमें देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये लोग इसके उत्पादन में मतलब सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं हमारे अंतर्गत देश के अंदर। ठीक है, और हल्दी जो है ये विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है लगभग हमारे भारत की हल्दी उत्पादन में 62% से अधिक है। ठीक है, अगर हम लोग भारत से बाहर जा करके देखें मतलब वर्ल्ड लेवल पे हमारे सबसे प्रमुख निर्यातक देश कौन कौन से, मतलब हम लोग किन को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, तो बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को, अमेरिका को, मलेशिया को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो ये कृषि का क्षेत्र है, तो हम लोग कृषि के अंतर्गत इसका किस प्रकार से हम लोग उत्पादन करते हैं। ठीक है, देखिए एक और डाटा है इसमें कि 2018 में तेलंगाना जो है सबसे पहले नंबर पे था उत्पादन में, सर्वाधिक उत्पादन। फिर दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे था तमिलनाडु। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो हल्दी है, क्योंकि बेसिक चीजों से भी कई बार प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, तो आखिर हल्दी का उत्पादन का क्या क्राइटेरिया है, इसकी स्थितियां कैसी है। ठीक है, तो देखिए समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक में हम लोग इसका पहले तो इसका उत्पादन की एक स्थिति ये है। उसके बाद से इसको जो है उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां इसके लिए ज्यादा लाभदायक होती है, उत्तम स्थिति होती है। लगभग 200 से 350 डिग्री तक तापमान इसमें देखने को मतलब कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छा स्थिति होती है। 1500 कम से कम 1500 मिलीमीटर तक का इनको उससे या फिर उससे अधिक वर्षा इनको इनके लिए लाभदायक होता है, सर्वोत्तम होता है। और लगभग हम लोग सिंचित परिस्थितियों में भी इनको उगाया जा सकता है हल्दी को। देखिए चित्र वगैरह सारे चीज देखते रहिएगा, है ना, तो इनको उगाया जा सकता है। तो ये इनके उत्पादन की स्थितियां हैं जो कि कई बार यहाँ से प्रीलिम्स में हमारे लिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सारी चीजें कंप्लीट हो गई, हम लोगों ने उसमें हर एक चीजें देख ली है ना। नया संगठन नया बोर्ड जो बना उसके बारे में देख लिए, फिर बोर्ड से संबंधित संरचना देख लिए, फिर बोर्ड देख लिए, फिर हल्दी से संबंधित जितना भी चीजें थी, फैक्ट थी, उससे संबंधित जो है हम लोग व्यापार कैसा स्थिति है, बाजार की क्या स्थिति है देख लिया हम लोग ने उसको भी। उसके बाद से हम लोग हल्दी से संबंधित बेसिक चीजें जो हैं उसके उत्पादन की परिस्थितियां क्या होती हैं हम लोग सारी चीजें देख लिए। इतना ही चीजें हमारे लिए मेंस के लिए सॉरी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, तो हम लोगों ने वो सारी चीजें देख ली। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो है आप ये न्यूज में है अभी, और ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, इसलिए है क्योंकि दिव्यांग से संबंधित उनके सशक्तिकरण से संबंधित नॉर्मल एक इजी प्रश्न इस तरीके से भी कई बार आ जाता है कई सारे वनडे एग्जाम्स में कि दिव्य कला मेला जो है आखिर किससे संबंधित है, तो दिव्यांग जन के सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है मेला इसका आयोजन किया जा रहा है और ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है मतलब अलग अलग उत्पाद इसमें शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं जो दिव्यांग जन होते हैं उनके अंतर्गत ये सारी चीजें बनाई गई होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों के सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलते हैं। ये मुख्य रूप से जो मेला है ये कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए किनको, तो दिव्यांगजनों के लिए चित्र वगैरह देखते रहिएगा। तो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये इस तरीके का मेले का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो दिव्यांगजन है उनका आर्थिक विकास भी किया जा सकता है, उनका सशक्तिकरण किया जा सके। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो है आप देखेंगे कि 6 से लेकर के 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे तो सिकंदराबाद, हैदराबाद में। तो हम लोगों को इस टॉपिक से क्या क्या चीज समझ में आए, आखिर इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है। बहुत सारे वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में भी कई बार हम लोग से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। दिव्य कला मेला किससे संबंधित है, तो दिव्यांग जनों से संबंधित है, पहला चीज। दूसरा चीज आखिर मतलब ऑप्शन में अगर दे दिया तो ये आर्थिक सशक्तिकरण उनके लिए करने के लिए ये लेकर के आएगा ये मेला। तीसरा चीज इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन 2023 में सिकंदराबाद के हैदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद में हुआ है
हैदराबाद के सिकंदराबाद में हुआ है। ठीक है, जैसे देख लीजिएगा इसको थोड़ा। हो गया, ये बातें हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हरित सूखा। कई बार ऐसे न्यूज में आपको देखने को मिलता है कि हरित सूखा, या फिर मतलब ये तो एक मतलब इस तरीके का वर्ड है। तो कई बार आप ये ऐसे सुनेंगे कि कुछ एक जैसे प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में निम्नलिखित ये वर्ड, ठीक है, जैसे कि इसी को बोलते हैं हरित सूखा, समाचारों में क्यों था या फिर था, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे। तो हरित सूखा किससे संबंधित है? ऐसे भी हरित सूखा हाल ही में समाचारों में था, इससे आप क्या समझते हैं? ऐसे टाइप से ऑप्शन बना करके पूछ लेते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं बस एक ही पॉइंट में, थोड़ा सा बस इसका बेसिक परिभाषा समझना है, इतना ही ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आशय ये है कि एक अवधि में, ठीक है, सीमित मात्रा में हुई बारिश से है। इससे नए पौधे की तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि जो है अपर्याप्त होती है। और इस शब्द का प्रयोग ये कैसे चर्चे में आया? तो कर्नाटक की सरकार ने सूखे का जायजा लेने पहुंचे 10 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को जानकारी देते हुए किया। कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हरित सूखा आखिर है क्या। ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम लोग इसके बारे में क्या समझ के रखेंगे, ध्यान में क्या रखेंगे कि ये एक ऐसी स्थिति है कि एक समय ऐसा वर्षा होता है, ठीक है, वर्षा होता है, लेकिन ऐसी वर्षा होती है कि लगभग जैसे थोड़ा बहुत भीग गया बस जमीन, फिर वैसे ही सूखा पड़ा हुआ है। उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत भीग जाने से हरे हरे पत्ते वत्ते तो आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में जितना वर्षा चाहिए था वैसा वर्षा हो नहीं पाए। तो इसको कहते हैं हरित सूखा। हरे भरे थोड़े बहुत भी बरसात हो जाते हैं तो लगभग हरा भरा क्षेत्र, बहुत सारे पौधे निकल के आ जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग उसको पूरा बरसात मान ले? नहीं मान सकते ना। तो इसको हम लोग कहते हैं हरित सूखा। ठीक है। बसोहली पश्मीना, ये अभी न्यूज में है, क्यों है? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्मली अगर आप समझेंगे इसको, आप समझ जाते होंगे कि कोई भी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कोई ऐसा उत्पाद है, कोई भी ऐसा जो चीज, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो कपड़ा है, ठीक है, ये किसी क्षेत्र में उसकी विशेषता के साथ जुड़ता है। ठीक है, पारंपरिक चीजें जिसको विकास के लिए हम लोग मार्केट में लाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक टैग दे देते हैं। ठीक है, कि अब इस जगह की वो पारंपरिक उत्पाद है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जीआई टैग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बसोहली पश्मीना। देखिए, ये याद रखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली चीजें इसमें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जीआई टैग है, आखिर कई बार जीआई टैग निम्नलिखित में से किनको किनको दिया गया, या फिर दे देगा बसोहली पश्मीना, ये किससे संबंधित है, इस तरीके से। तो याद रखेंगे बसोहली पश्मीना जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, पहला पॉइंट ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बसोहली पश्मीना आखिर है क्या? तो ये एक पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, ये ऐसे देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और ये एक बहुत मतलब असाधारण, इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो इसको असाधारण कोमलता, सुंदरता और सबसे कम वजन अर्थात पंख जैसे वजन के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो किसी भी प्रकार के उत्पाद में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, इसके कारण से उनको जीआई टैग मिलता है। अलग अलग इसमें क्राइटेरिया रहती हैं, ठीक है, उस हिसाब से मिलता है। तो हम लोग के लिए नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिर बसोहली पश्मीना है क्या। तो जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किन किन को जीआई टैग मिला है। तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि एक इसमें से अगर पूछ लिया जाए बसोहली पश्मीना को तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और है यहाँ पे कलारी व्यंजन। कलारी व्यंजन जो है ये डोगरा व्यंजन है, यानी कि ये डोगरा जो है एक प्रकार के वहाँ के ये जाति हैं अलग से, तो इनके लिए इनके मतलब इनके क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये उधमपुर जिले में है। ठीक है, रामनगर के अंतर्गत, ये भी जम्मू कश्मीर में। और ये जो है ये दूध से बना हुआ गाढ़ा पनीर होता है, और इसे डोगरा जातियों के बीच में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीट फूड ये है। ठीक है, स्नैक के रूप में।
ठीक है, तो इतना चीज याद रखें। कलारी व्यंजन किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत रामनगर से। और ये जो डोगरा व्यंजन है ये दूध से बना हुआ एक गाढ़ा पनीर है और ये डोगरा जातियों के बीच अधिक लोकप्रिय है। अगला है विश्व कपास दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कपास से संबंधित कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विश्व कपास दिवस भी अभी मनाया गया, तो इससे संबंधित फैक्ट वगैरह हम लोग हर चीजें देखेंगे। देखिए, विश्व कपास दिवस जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, ये मतलब 7 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन शुरुआत 2019 से की गई। किसके द्वारा? तो WTO के द्वारा किया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है इसको लाने का? तो किसी भी चीज का ये उद्देश्य रहता है लगभग इस तरीके से उसको चर्चे में लाने का, उसका व्यापार, बिजनेस, आर्थिक स्थितियों में कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन ये जो विश्व दिवस है इसके साथ एक अलग कहानी भी जुड़ी हुई है। क्या कहानी है? तो हम लोग उसको भी देखते हैं। हाँ, मैप यहाँ पे है। ठीक है, मुझे लगा कि मैं मैप भूल गया हूँ। तो ये जो है ना मुख्य रूप से जो विश्व कपास दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट जो है, ये उप सहारा अफ्रीकी देशों में 4 ऐसे कपास उत्पादक देश थे। ठीक है, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ठीक है, ये लोग जो है जो WTO है, WTO इससे मतलब कहीं ना कहीं जा करके एक मतलब हो सकता है कि ये लोग रिक्वेस्ट करें, रेफर करें कि ये जो कपास उत्पाद है इसके लिए भी कुछ कपास दिवस इस तरीके से मनाया जाए। ठीक है, जिससे कि इसका व्यापार वगैरह, इसके विकास में वृद्धि हो, इसको लोग जाने पहचाने, इसका मार्केट डेवलपमेंट हो इसका भी, है ना। तो इनके कारण से जो है ये जो विश्व कपास दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। मुख्य रूप से रेफरेंस इन लोगों ने दिया था। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे और खास करके हमारे देश का, भारत का सबसे पुराना ये चीज है ये कपास। ठीक है, शुरुआत वहीं से होता है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये जो 4 देश है ना, इनको कॉटन 4 के भी नाम से जाना जाता है। तो मैप के लिए कई बार ऐसे मैप बेस्ड प्रश्न आ सकता है, तो ये चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये जो कॉटन 4 है इसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? तो इसके अंतर्गत है बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। ये मैप में देख लीजिए कि कहाँ पे है। यहाँ भी एक और मैप आपको रेडी हो गया। एक तो है बेनिन, देखिए ये है बेनिन, बुर्किना फासो, माली, चाड। ठीक है, तो ये सब अफ्रीकी देश है और इसके अंतर्गत ये जो 4 देश है ना, ये 4 देशों को, इन 4 देशों को कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। सारी चीजें इसमें भी समझ गए। अब अगर ये न्यूज में है ये विश्व कॉटन दिवस, ये विश्व कपास दिवस, तो आखिर इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग को फैक्ट समझना जरूरी है, इसके बेसिक चीजों को भी समझना जरूरी है अब, है ना। तो देखिए, विश्व कपास दिवस जो है ये मनाने के लिए मुख्य रूप से इन सभी चीजों का पूरा मैनेजमेंट कौन कौन करता है? तो WTO तो है ही है, इसके साथ सहयोग में, ठीक है, इसके साथ ही साथ व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, ये लोग मिल करके करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या है? तो कपास के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और एक तो मैप, जिस तरीके से मैप अगर वहां पे ध्यान आ गया तो हम लोग मैप को भी वहां से प्रश्न बन सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कपास के बारे में हम लोग पढ़ें, क्योंकि कपास हमारे लिए बहुत, मतलब एक तरीके से हम लोग तो इसको मूल स्थान भी मानते हैं, लेकिन बहुत पुराना होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इससे आप कई सारे वनडे एग्जाम्स में देखेंगे, आप इससे संबंधित प्रश्न, प्रीलिम्स में हम लोग का पूछा गया है ये इससे संबंधित प्रश्न। इसके उत्पादन से संबंधित चीजों को भी देखा जाता है, कई बार वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार इसकी स्थितियां क्या है, ठीक है, उत्पादन में हमारे क्या स्थिति है, ये सब भी। तो चलिए देखते हैं, पूरा टू द पॉइंट है, अच्छे से आप लोग देखिएगा और अच्छा नोट्स एक बनाइएगा। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है।
सूती कपड़ा उद्योग में कपास का एक मुख्य जो मतलब सूती कपड़ा उद्योग जो है ना, इसमें इसके लिए जो है कपास मुख्य कच्चा माल के रूप में होता है, कच्चा उत्पाद के रूप में होता है। ठीक है, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, तीसरा स्थान है। दक्कन पठार जो होते हैं वो शुष्क जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं इनके लिए। दक्कन का क्षेत्र आपको दिखेगा पूरा काली मिट्टी से संबंधित, तो कपास के लिए काफी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से खरीफ फसल है। ये ऐसे टू द पॉइंट ऐसे करके प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखेंगे कि ये खरीफ फसल है। ठीक है, और इसको लगभग पक करके तैयार होने में 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं। कपास की कृषि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा 200 से लगभग 210 तक का होना चाहिए। पाला रहित दिन, लगभग इसमें तेज धूप ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तेज धूप ज्यादा जरूरी है, चमकीली धूप की आवश्यकता होती है इसमें। इसकी कृषि के लिए काली और जलोढ़ मृदा सर्वोत्तम होती है, और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए, एक चीज मेरे को यहाँ पे बताते हुए आपको थोड़ा सा एक अचानक से दिमाग में आया है, अच्छा चीज है, समझिएगा। अगर कोई इस प्रकार के उत्पाद हैं, ठीक है, जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उसको बहुत ज्यादा धूप चाहिए, आपको बस इतना याद है कि धूप चाहिए, धूप कपास को चाहिए होता है, बहुत ज्यादा धूप चाहिए होता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे एक छोटा सा एक पॉइंट को लेकर के बता रहा हूँ। ये बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से, अगर आप इतना समझदार होंगे, लॉजिक को तुरंत पकड़ते होंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो अगर हम लोग को केवल इतना पता है कि तापमान इसको ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आखिर हमारे भारत के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे ऐसे करके कौन कौन से ऐसे देश हैं। मैप अच्छे से नहीं बना पा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, भारत का क्षेत्र समझिएगा ये। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़े हैं, तो हम लोग को नॉर्मली पता होगा कि आखिर हमारे भारत क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे जो सबसे ज्यादा धूप वगैरह की स्थितियां होंगी, उस जगह पे उत्पादन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लगभग हम लोग इस तरीके से सही कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे लगभग कोस्टल एरिया, आपको सारी चीजें, ये पूरा कोस्टल एरिया कवर होते हुए लगभग आपको कवर होते हुए दिखेंगे इसके उत्पादन में। क्यों? क्योंकि ये पूरे कोस्टल एरिया जो है धूप से ज्यादा दक्षिणी क्षेत्र में आपको दिखेगा, धूप वगैरह इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। गुजरात आपको दिखेगा ऊपर में, महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है, ठीक है, कर्नाटक वाला एरिया पूरा दिख रहा है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे, तमिलनाडु निचला क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, तेलंगाना क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला एरिया दिख रहा है। खास करके इधर बहुत सारे राज्य दिख रहे हैं, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा धूप वाला स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो ये आप लॉजिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, और उसके अलावा अलग जो देश है, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र, ये लोग भी उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में भी कपास, ये लोग भी कहीं ना कहीं अग्रणी उत्पादक देश है। अब हम लोग इसके बारे में और कुछ कुछ बातें हैं, फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। कपास को सफेद सोना या फिर सफेद रेशेदार फसल भी कहा जाता है। कपास के उत्पाद का उपयोग फाइबर या रेशे के लिए या फिर तेल और पशु चारा के लिए भी इसका किया जाता है उत्पादन। ठीक है, एक है हाइब्रिड कॉटन। तो हाइब्रिड कॉटन क्या है? तो ये आनुवांशिक विशेषताओं वाले दो मूल पौधे के संक्रमण के द्वारा बनाया गया ये कपास है। ठीक है, और ये कपास जो है ये जूट रेशेदार फसल है। ठीक है, और जूट को सुनहरा या फिर गोल्ड रेशा भी, गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। तो हाइब्रिड कॉटन के बारे में भी यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो सबसे पहला ये हमारा हाइब्रिड इस पे प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से लगभग हम लोग ने सारी चीजें इसके बारे में देख ली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कपास, तो इससे संबंधित जो भी चीजें थी हम लोगों ने देख लिया है प्रीलिम्स के लिए। लगभग हम लोग यहाँ से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो। ठीक है ना, अगला टॉपिक को देखते हैं। देखिए, हीराकुंड वेटलैंड। हीराकुंड वेटलैंड जो है ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि जर्नल साइंटिस्ट रिपोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है, इसमें एक प्रकाशन
आया, मतलब इस पे अध्ययन किए कि हीराकुंड ही नहीं बल्कि 8 ऐसे आर्द्र भूमि है ना जहाँ पे सीसा, क्रोमियम जैसे पदार्थ तत्व यहाँ पे पाए गए हैं। और ये लगभग मतलब कैंसर पैदा करने के लिए मतलब ये लोग उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार के भारी धातुओं का मतलब एक उच्च स्तर पाया गया है, उच्च स्तर पाया गया है अध्ययन में। तो इसलिए ये न्यूज में है ना, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है एक तो प्रश्न नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है कि किसी भी वेटलैंड से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। अगर ये न्यूज में है तो इस न्यूज को अगर ध्यान में रख करके अगर प्रश्न बनता है तो ये हो सकता है कि आखिर 8 रात मतलब पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में कौन कौन से वेटलैंड्स जो हैं जिसमें सीसा और क्रोमियम की उच्च स्तर पाए गए है ना, ऐसे प्रश्न। या फिर हीराकुंड वेटलैंड को लेकर के सेपरेट वहां से प्रश्न पूछ सकता है ना। इतने सारे हम लोग को डायरेक्शंस दिख रहे हैं इससे। अगर हम लोग पूरा देखें प्रीवियस ईयर सारी चीजों को मिला जुला करके तो लगभग इतना ही चांस दिखता है इससे। तो हम लोग लगभग उन सभी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आखिर जो 8 आर्द्र भूमियां हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक चीज और है, देखिए मैप में मैं केवल आपको हीराकुंड वेटलैंड के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जितने भी ये वेटलैंड्स हैं इन सभी वेटलैंड्स को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैप में जाकर के देखेंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप जाकर के देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लेकर के आ पाया, बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसे भी हो गया था, इसलिए आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चंदनेश्वर, चिल्का, दरिंगबाड़ी, कोरापुट, ये लोग प्राकृतिक वेटलैंड है। ठीक है, तो ये 4 हो गए। उसके अलावा भद्रक, हीराकुंड, तालचेर और टिटलागढ़, ये लोग जो होते हैं ये प्राकृतिक वेटलैंड है, ये आर्द्र भूमि है। तो इन 8 में क्या चीज यहाँ पे बोला गया था, सीसा और क्रोमियम कि ये जो मतलब बहुत ज्यादा इनमें ये तत्व पाए गए, अधिकता पाई गई इसमें। ठीक है, तो इन 8 को कम से कम कोशिश करेंगे मैप में एक जगह पर रख करके खोजबीन करके आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ पे है, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेंगे और साथ ही साथ उनको एक साथ याद रखेंगे। कितने सारी चीजों में ये मुख्य रूप से यहाँ पे चर्चे में थी अलग से मैप में करके। अब हम लोग देखते हैं हीराकुंड। तो हीराकुंड अगर आप देखते हैं तो आपको ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा, यहाँ पे उड़ीसा संबलपुर में। ठीक है, तो हीराकुंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। हीराकुंड जो है ये बांध आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से यही चीजें हैं, इसी के अंतर्गत जो है आपको अलग से वेटलैंड वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये जो बांध है ये काफी इंपॉर्टेंट बांध है, क्योंकि ये विश्व का सबसे लंबा बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर शहर में है ये। इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1953 तक पूरा हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है वो 1957 में किया गया, वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। एशिया की सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, और कृत्रिम झील भी है ये। इसको 2022 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ये सब जो छोटा छोटा फैक्ट है हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, अब हमारा एक एडिटोरियल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो एसे से संबंधित हो सकता है, एसे से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जीएस पेपर 1, 2, 3 तीनों से प्रश्न पूछने की संभावना है ना। देखिए इंटरनेट शटडाउन जो है आखिर ये न्यूज में क्यों है, तो इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल है आखिर ये आया क्यों। तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब नॉर्मली समझे सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, तो ये इंटरनेट शटडाउन मतलब अभी जैसे मैं इंटरनेट का यूज करके वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब देख रहे हैं आप लोग, चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, बस सिंपल सा बात है। इंटरनेट का कनेक्शन कट हो गया, खत्म, कहानी खत्म, कुछ नहीं चल रहा है, फोन डब्बा हो गया, लैपटॉप सिस्टम सारी चीजें बंद हो गई, तो ये होता है इंटरनेट शटडाउन। ये अभी आप मणिपुर का जो घटना देखिए उससे संबंधित वहां पे भी ये घटना हुआ था, तो हम लोगों ने वहां पे भी राज्य सरकार के द्वारा इंटरनेट शटडाउन किया गया था। ठीक है,
तो इसलिए भी है, प्लस कई लोग इसका आलोचना भी करते हैं कि शट डाउन करने से बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, आती भी हैं, बिल्कुल आएंगी। अब हमारे साथ भी देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में दिक्कत आ जाएगा, हॉस्पिटल से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, इंटरनेट से जो भी चीज़ें, जहाँ पे भी इंटरनेट इन्वॉल्व है, सारी चीज़ों में व्यवधान होगा, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे एक विचार यहाँ पे बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि इंटरनेट शटडाउन के कारण से अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, मानवाधिकार, सभी चीजों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। अब ये घटना है बहुत जगह पे, वो हमारे देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका उपयोग किया जाता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है ना, एक छोटा सा खबर आप देखे थे कि वो घटना 1 महीने पहले का था, लेकिन जैसे ही एक बार वायरल हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गया। तो इंटरनेट कितना ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक या फिर बहुत लाभदायक भी हो सकता है। तो इसलिए इस पे कंट्रोल करने के लिए ये की व्यवस्था है इंटरनेट शटडाउन। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लोग एक नेगेटिव वे में भी देख रहे हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है ना। आप भी इस चीज का लगभग उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना इंटरनेट का यूज अच्छे वे में करते हैं, उतना हम लोग उसको गलत वे में भी करने का भी उसमें स्कोप रहता है ना। दोनों पक्षों का मुख्य रूप से, आप जब ये पूरा आर्टिकल समझाऊंगा आपको तो आप समझ जाएंगे दोनों पक्षों में क्या विचार हो सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर बेसिक चीज जो है इंटरनेट शटडाउन, आखिर ये है क्या। तो मैं तो बता ही चुका हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ उसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझ करके किया गया व्यवधान है जो उन्हें किसी विशिष्ट आबादी के लिए या किसी स्थान विशेष के भीतर पहुंच से वंचित या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है। ऐसा प्रायः सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इससे मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट या फिर दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। अभी जो मणिपुर का जो घटना है उससे संबंधित ये मतलब मुख्य रूप से चर्चा में आया हो। वहां भी हम लोग देखने को मिला कि ये जो इंटरनेट शटडाउन की ये मतलब किया गया था वहां पे। ठीक है, लेकिन लंबे समय तक करने के बाद से अब न्यूज में है वहां भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरे रुक जाती हैं इंटरनेट के कारण से, इंटरनेट मतलब शटडाउन के कारण से। तो अब इसलिए इस पर विचार किया जा रहा है। और ये घटना अभी नहीं है, बहुत पहले भी कई बार आया हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं पर भी ऐसे दंगा फसाद, ऐसे इंटरनेट से संबंधित चाहे कोई भी ऐसी चीजें जहाँ पे लगता है हम लोग को कि अगर इंटरनेट चलता रहा तो ये जो हालात हैं वो और खराब हो जाएंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे हर एक देश कभी ना कभी इस सब चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो केवल हमारे देश का घटना नहीं है, लेकिन ये बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझना है। तो इस निर्णय से भारत के दूसरा सबसे दीर्घकालिक इंटरनेट ब्लैकआउट की समाप्ति हुई। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार इससे पहले भी हुआ था और ये दूसरी बार जो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया वो, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर इसके ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से हम लोग इंटरनेट शट डाउन कर रहे हैं, तो आखिर इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें भी यही बातें की जा रही है कि इससे बहुत ज्यादा अलग अलग इकोनॉमी से संबंधित, हमारे खुद स्वतंत्रता से संबंधित, लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित भी, ठीक है, उनके अधिकारों से संबंधित भी, उस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा। एजुकेशन क्षेत्र से लेकर के हर एक चीजों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन आगे चल करके अब जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन समाप्त किया गया, उसके बाद से लगभग 143 दिनों तक था यहाँ पे, है ना। तो अब लगभग स्थितियां सही हो रही है। ये तो एक कहानी हो गया, मुख्य बातें। अब हम लोग एक चीज तो बेसिक समझ गए ना कि शटडाउन क्या है, इंटरनेट शटडाउन क्या है। दूसरा टॉपिक इसमें आप लोग ध्यान से समझेंगे, कहानी बीच का था उसको हटा दीजिएगा। पहला पॉइंट बेसिक, दूसरा पॉइंट इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो देखिए इससे संबंधित अच्छा, इससे प्रावधान भी है, इसमें प्रावधान भी देखते हैं। प्रावधान का मतलब है कि आखिर इंटरनेट बंद कैसे कर सकते हैं। तो देखिए भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 5(2) के अंतर्गत ये है कि इसमें नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल या फिर सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी टेलीग्राफ या फिर तार सेवा जैसे कि इंटरनेट सहित को निलंबित करने का आदेश देने की अनुमति है। तो ये अनुमति यहाँ से मिल जाती है इनको इंटरनेट शटडाउन के लिए।
ऐसे आदेश की एक समिति के द्वारा 5 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए और यह एक बार 15 दिनों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रह सकता है। ये बातें भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत कही गई। किसी अत्यावश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव के द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। ये एक व्यवस्था, ये एक प्रावधान इसमें दिया गया है। उसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144, इसके अंतर्गत यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या व्यवधान को निषिद्ध करने या रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। ऐसे आदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबन किया जाना शामिल हो सकता है। तो ये दो प्रावधान ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं सरकार को इंटरनेट शटडाउन करने का अधिकार देते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट्स आपको मैं बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा तो इससे क्या क्या चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी प्रीलिम्स में पॉलिटी से संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। कई बार इससे संबंधित विवाद हुए, न्यायालय तक लोग गए और वहां पे भी पता चला कि जो इंटरनेट का जो सुविधा है अब हमारे लिए कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19 यानी कि हमारे मूल अधिकार से जुड़ा हुआ चीज है। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 से संबंधित है ये अब, है ना। तो काफी मामला जो है गंभीर होता गया। मूल अधिकार से संबंधित चीजें हैं, फिर ऐसा बोला गया क्योंकि मूल अधिकार को भी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए क्या बातें हैं। इंटरनेट शटडाउन अनुच्छेद 19(1)(a) के और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के मामले में माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी वृत्ति का अभ्यास करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। तो इस पे व्यवधान पड़ रहा है, इस तरीके से कोर्ट का मानना था। तो इस पे भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन जो है सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जिसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया है। तो यहाँ पे भी सूचना का अधिकार जो है ये भी व्यवधान होता है। तो ये हमारे अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो इस पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये भी इसमें बातें की जा रही है। उसके अलावा इंटरनेट के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जिसे फाहिमा सीरी बनाम केरल राज्य मामले में केरल राज्य उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया था। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि खुद इंटरनेट का भी अधिकार जो है वो उसको भी अनुच्छेद 21 के तहत उसको भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, ये सब प्रभाव है। और प्रभाव देखेंगे इसमें अब आर्थिक लेवल पर। तो आर्थिक परिणाम भी हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, ऐसे व्यवसाय वित्तीय हानि के शिकार हो सकते हैं जो संचालन, बिक्री और संचार के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इससे स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। टॉप 10 VPN के अनुसार जो है भारत के इंटरनेट शटडाउन के कारण से 2023 की पहली छमाही में 2091 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 255.2 मिलियन डॉलर की हानि हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है इसका प्रभाव। उसके अलावा देखिए शिक्षा में भी कहीं ना कहीं व्यवधान होगा। आपदा प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में भी, अंतर्राष्ट्रीय परिणाम इसमें भी, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में और पत्रकारिता और रिपोर्टिंग में भी हमें मतलब बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं आप नॉर्मली सोच करके लिख सकते हैं। सब पे प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा इंटरनेट शटडाउन का, है ना। मतलब आपको मैं बताया ना, पूरी तरीके से बंद कुछ भी नहीं चलेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हर जगह पे आपको बिना इंटरनेट का भी काम नहीं हो रहा है। तो आप बहुत सारी इसमें बातें लिख सकते हैं।
मैं जो मुख्य रूप से जो ऐसी बातें जो हैं जो कि हम लोग को पढ़ना जरूरी था, वो सब बातें अनुच्छेद वगैरह संबंधित हमारे मतलब कहीं ना कहीं अधिकार को भी जो इफेक्ट करा उसको मैं बताया, वो मुख्य रूप से वो बात था, उसको याद रखना था, इसलिए बाकी चीजें आप सोच करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये समझना है कि आखिर इंटरनेट शटडाउन जो है इसके व्यवस्था से थोड़ा सा अलग है ना। इसको बहुत कम रूप में उपयोग करें क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हानि हो रहा है। इसको एकदम रेयर्स कंडीशन में इसको यूज करें और इसके लिए कुछ विकल्प हम लोग लेकर के आए, है ना। तो हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हमारे पास हो सकते हैं। तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं। ये सब हमारे प्रश्न में ज्यादातर यहाँ से ऐसे प्रश्न बनने का संभावना होता है। इंटरनेट शटडाउन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इससे संबंधित प्रभाव या फिर उससे निपटने के लिए उपाय सुझाइए, इस तरीके से प्रश्न ही लगभग बनते हैं ज्यादातर, है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। मौजूदा ढांचे के सुदृढ़ीकरण करना, इसका मतलब क्या है। तो इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नियामक ढांचे को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार भी उसको कहीं ना कहीं उसका पालन किया जाना चाहिए। सरकार को तार अधिनियम जो है उसके नियमों में संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये जो नियम है ये इसमें बहुत ज्यादा एक पुराना भी है, अस्पष्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान परिस्थितियों से अलग हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके अंतर्गत मानवाधिकारों को भी उसका पालन नहीं करते, तो इसलिए भी हम लोग को उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। एक ये भी बात है इसमें हम लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा अधिकारों के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी इसके अंतर्गत है। इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने और लागू करने वाले अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना इसके अंतर्गत है ना। ये भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका गलत यूज ना हो। विकल्पों की तलाश करना, सरकार को विधि व्यवस्था की गड़बड़ी, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमलों, बिल्कुल सही चीजें हैं। अगर हम लोग देखिए इंटरनेट शटडाउन बंद क्यों कर रहे हैं, रीजन सबसे मुख्य रूप से ये है कि कहीं ना कहीं इस पे जो इंटरनेट से संबंधित जो मतलब एक ऐसी व्यवस्थाएं, उपद्रव, गड़बड़ी, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमले, ऐसे घटनाएं जो होने की संभावना हो रही है इसके कारण से। अगर हम लोग इस चीज पे अच्छे से पकड़ बनाए, इस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लें तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगा इंटरनेट शटडाउन करने का। हम लोग को इस पे काम करना चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता आदि से निपटने के लिए अन्य जो है कम हस्तक्षेपकारी उपायों का पर विचार करना चाहिए। इसमें विशिष्ट वेबसाइटों, कंटेंट को अवरुद्ध करना, चेतावनी या सलाह जारी करना, नागरिक समाज और मीडिया को संलग्न करना, अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती करना आदि, ये सारी चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि प्राधिकारों के को अनुराधा भसीन मामले 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि इंटरनेट निलंबन का उपयोग जो है केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जाना चाहिए, मतलब फिक्स कर दिए कि इतना महीने तक ऐसा नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको समाप्त कर देना है। मतलब इंटरनेट जो विलंब है इसको जितना कम कर सके उतना कम करें, है ना। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट निलंबन के किसी भी आदेश को अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन और इसका विस्तार आवश्यक अवधि से आगे नहीं होना चाहिए। जितना आवश्यक है बस उतना ही तक शट डाउन करें, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बातें इसमें की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि उससे संबंधित क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग इंटरनेट शटडाउन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। उससे प्रभाव देख लिए, उसके बारे में समझ लिए बेसिक चीजें। अब हम लोग को यहाँ से एक अभ्यास प्रश्न है मेंस के लिए, उसका आंसर लिखना है। प्रश्न है, इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में उन नीतिगत उपायों को के सुझाव दीजिए जो लोक व्यवस्था को बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के बीच संतुलन का निर्माण कर सकें, ठीक है। 10 अंकों में 150 शब्द के ये प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हम लोगों ने इसमें कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। आप सभी लोग अच्छे से अपना स्टडी करें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।